हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी क्लास यूपी पुलिस के एग्ज़ाम की रिवीजन क्लास चल रही है और हमने पिछली क्लास में अभी राज्यों के पुनर्गठन और प्रस्तावना पर चर्चा की थी। आशा करता हूं कि वो टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर वो अभी तक आपको समझ नहीं आए हैं तो आप जा कर के उन पुराने लेक्चर्स को एक बार देखिए। उसके बाद इस लेक्चर को देखेंगे तो ये आगे आपको अच्छे से समझ आएगा। आज हमारी जो चर्चा होने वाली है वो संविधान के भाग 2 पर होगी। संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। भारत में जो नागरिकता है वो एक प्रकार की नागरिकता है, मतलब एकल नागरिकता है, मतलब भारत सरकार की केवल नागरिकता है। राज्य की कोई अन्य या किसी अन्य राज्य की नागरिकता भारत में नहीं है। भारत में एकल नागरिकता है। तो आज हम नागरिकता के संबंध में कानून, नागरिकता के संबंध में प्रावधान कैसे ग्रहण की जा सकती है और कैसे नागरिकता को छोड़ा जा सकता है, और नागरिकता के संबंध में विशेष प्रावधान, उन पर चर्चा कर रहे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है भाग 2, संविधान का भाग 2, और ये है नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता से, संविधान का भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद पूछेगा तो आपको अनुच्छेद मार्क करना है, अनुच्छेद मार्क करना है। अनुच्छेद है, अनुच्छेद 5 से 11 तक हैं। आपने कल देखा था कि जो हमारी चर्चा हुई थी वो अनुच्छेद 1 से 4 तक हुई थी। तो आज हमारी जो चर्चा होगी वो भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक होगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं कैसी नागरिकता का प्रावधान है। तो याद रखिएगा, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता का प्रावधान है, मतलब हमारे यहाँ जो नागरिकता है केवल एक ही प्रकार की है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। प्रश्न पूछा जाएगा ये नागरिकता कहाँ से ली गई है, तो याद रखिएगा ये नागरिकता हमने ब्रिटेन से ली है। मतलब जो एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट है ये हमने ब्रिटेन से लिया हुआ है। ठीक है, दोहरी नागरिकता का कॉन्सेप्ट यूएसए में है। यूएसए में केंद्र के साथ साथ आपको राज्य की भी नागरिकता लेनी पड़ती है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। हमारा अनुच्छेद जो होगा वो होगा अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक। एकल नागरिकता है, ब्रिटेन से हमने ली है। अब हमारा जो पहला ही अनुच्छेद है, अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 11 पर चर्चा करना आवश्यक है, इस वजह से पहले अनुच्छेद 11 पर चर्चा हो रहा है। अनुच्छेद 11 क्या कहता है, ध्यान से सुनिए कि संसद नागरिकता के संबंध में कानून का निर्माण करेगी। मतलब नागरिकता के बारे में जो कानून है वो पहले से उल्लेखित नहीं है, और ये शक्ति भारत के अनुच्छेद 368 के तहत संसद को दी गई है 11 सब क्लॉज के अंतर्गत, कि संसद नागरिकता के संबंध में कानून का निर्माण कर सकती है। अब संसद, क्या अभी तक संसद ने ऐसा कोई कृत्य किया है, तो बिल्कुल संसद ऑलरेडी निर्माण कर चुकी है। इसके बारे में एक अधिनियम बना चुकी है संसद, और ये अधिनियम है भारतीय नागरिकता अधिनियम। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया जा चुका है संसद के द्वारा। अब इसमें कई बार संशोधन भी हुआ है, तो कुल 6 बार संशोधन हो चुका है। पूछा जाएगा ये, तो कुल 6 बार संशोधन किया जा चुका है। इसमें कुल 6 बार संशोधन किया गया है। कब कब, तो पहला संशोधन हुआ था 1955 में बनने के बाद 1986, 1986 के बाद 1992, 1992 के बाद 2003, उसके बाद 2005, उसके बाद 2015, और अंतिम संशोधन हुआ था 2019 में।
और ये संशोधन आप सभी को याद होगा, क्योंकि इसी संशोधन को हम CAA के नाम से जानते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसको लेकर काफ़ी विरोध हुआ था, काफ़ी आंदोलन भी हुए थे, काफ़ी दंगे भी हुए थे। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि जब जो भी नागरिकता के संबंध में प्रावधान है वो कौन बना सकता है, संसद बना सकती है। और संसद ने कानून बनाया है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, और अभी तक कुल 6 बार संशोधन किया जा चुका है, 1986, 92, 3, 5, 15 और 19। अब इस पे आगे चर्चा करते हैं कि संसद इसके संबंध में लगातार कानून बना रही है। ठीक है, हाँ चलिए आगे चलते हैं इसके। अब हाँ, अब हमारा जब संशोधन या हमारा संविधान जब लागू हो रहा है, तो संविधान लागू हो रहा है, संविधान ये लागू कब हो रहा है, संविधान लागू हो रहा है 26 जनवरी 1950। जब हमारा संविधान लागू हुआ उस दिन ये निर्णय लिया गया कि किन किन लोगों को भारत की नागरिकता दी जानी चाहिए और किनको किनको भारत की नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए, या क्या क्या आधार होने चाहिए। तो हम इनको 4 आधार पे बांट सकते हैं। पहले समझ लीजिए, फिर हम आगे लिखेंगे। पहला आधार, जब ऐसे लोग जो उस समय, क्योंकि भारत और हम पाकिस्तान को भी भारत का हिस्सा ही मान के चलेंगे अभी आपके समझाने के लिए, क्योंकि 1947 से पहले भारत, जो पाकिस्तान है वो भी भारत था। तो जो लोग भारत में रह रहे हैं, मतलब जो अभी वर्तमान भारत में रह रहे हैं 26 जनवरी के 1950 के बाद के लोग, उनको एक तरफ रखा गया। इसके बाद देखा गया कि कुछ लोग बंटवारे के समय पाकिस्तान चले गए होंगे, तो जो लोग पाकिस्तान चले गए उनके लिए, मतलब पहले पाकिस्तान गए और उसके बाद पाकिस्तान से वापस आ गए, मतलब किसी कारण से वो पाकिस्तान पहुँचे लेकिन पाकिस्तान में उनको चीज़ें या स्थिति ठीक ना लगने के कारण वो पुनः पाकिस्तान से वापस आ गए। तो एक अनुच्छेद आपका इन लोगों के बारे में प्रावधान करेगा। दूसरा अनुच्छेद, अब जब विभाजन हुआ तो कई लोग पाकिस्तान के हिस्से में पहुंच गए। अब भारत में या पाकिस्तान में ये बोला गया कि जिसको जिधर रहना है वो उधर आ सकता है, तो वो लोग पाकिस्तान से भारत आए उनके बारे में प्रावधान। तो पहला, जो यहीं रह रहे हैं भारत में उनके बारे में प्रावधान। दूसरा, जो लोग विभाजन के समय भारत से पाकिस्तान गए और स्थिति ठीक ना होने के कारण पुनः वापस भारत आए उनके बारे में प्रावधान। तीसरा, ऐसे लोग जो विभाजन के समय पाकिस्तान का हिस्सा बने लेकिन बाद में भारत आ गए उनके बारे में प्रावधान। और चौथा हो जाएगा, ऐसे लोग जो भारत के बाहर निवास कर रहे हैं ऐसे लोगों के बारे में प्रावधान। तो कुल 4 अनुच्छेदों में इसका प्रावधान किया गया। पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 5। पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 5, जिसमें बोला गया जो लोग भारत में रह रहे थे वर्तमान समय में, तो क्या बोला गया, 26 जनवरी 1950 के पहले से, 26 जनवरी 1950 के पहले से भारत में रहने वाले लोगों के संबंध में, लोगों के संबंध में नागरिकता, मतलब जो भारत का हिस्सा थे और संविधान लागू होते समय भी भारत का हिस्सा हैं, उनके बारे में प्रावधान अनुच्छेद 5 में दिया गया है। अब अनुच्छेद 6 में क्या है, अनुच्छेद 6 में है, मतलब जब विभाजन हुआ, पहले तो पूरा भारत था, परंतु जब विभाजन हो रहा है उस समय कुछ लोग पाकिस्तान का हिस्सा बने, मतलब भारत का हिस्सा नहीं बन पाए क्योंकि उनकी लोकेशन ही पाकिस्तान में बनी, परंतु विभाजन होने के बाद वो वापस से भारत आए क्योंकि वो भारत में ही रहना चाहते थे, इस वजह से। तो पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के, पाक से भारत आने वाले, भारत आने वाले लोगों की नागरिकता, मतलब अनुच्छेद 6 ये कहता है कि जो लोग
पाकिस्तान से भारत आए हैं उनके संबंध में जो नागरिकता है वो आपको अनुच्छेद 6 में देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद आ जाइए अनुच्छेद 7 में। मैंने बताया विभाजन के समय क्या हुआ होगा, विभाजन के समय क्या हुआ होगा, कुछ लोग विभाजन हुआ 15 अगस्त को, तब वो भारत का हिस्सा थे, परंतु उसके बाद वो पाकिस्तान चले गए। लेकिन कुछ समय वहाँ रहने के बाद उनको इस बात का अनुभूत हुई इस बात की कि वो स्थिति या जिस भी हिसाब से वो पुनः भारत आ गए, मतलब एक बार भारत का हिस्सा थे पहले अविभाजित भारत का, उसके बाद विभाजन के बाद वो पाकिस्तान गए, लेकिन कुछ समय बाद पुनः भारत में रहने के लिए वो वापस आ गए। तो इसमें लिखा जाएगा भारत से पाकिस्तान जाकर वापस भारत आने वाले, वापस भारत आने वाले लोगों के संबंध में नागरिकता या लोगों की नागरिकता के प्रावधान यहाँ पर है, अनुच्छेद 7 में है। तो पहला, जो लोग भारत में ही रह रहे हैं संविधान लागू होते समय उनकी नागरिकता। दूसरा, जो लोग पाकिस्तान से जो पाकिस्तान से भारत आए हुए हैं उनके बारे में नागरिकता। तीसरा, जो लोग पहले भारत का हिस्सा थे अविभाजित भारत का, विभाजन के समय वो पाकिस्तान चले गए और पुनः पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं, तो ऐसे लोगों के संबंध में नागरिकता अनुच्छेद 7 में है। अब अनुच्छेद 8 क्या कहता है? अनुच्छेद 8 कहता है भारत के नागरिक, भारत के नागरिक जो विदेशों में रह रहे हैं, विदेशों में निवास कर रहे हैं, मतलब भारत के ऐसे नागरिक जो भारत से बाहर विदेशों में रह रहे हैं उनके संबंध में प्रावधान अनुच्छेद 8 में दिया गया है। अब ये हो गए 4 मैंने बताया, जो लोग भारत में रह रहे हैं, पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं, भारत से पहले पाकिस्तान गए, स्थिति ठीक न होने के कारण वापस आए, और वो लोग जो उस समय जिस समय हमारा संविधान लागू हो रहा है उस समय भारत में थे ही नहीं, है तो वो भारत के नागरिक लेकिन किसी कारण से विदेश में थे, काम के सिलसिले में, किसी और सिलसिले में। ठीक है, उसके बाद देखिए अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 क्या कहता है? अनुच्छेद 9 कहता है अगर कोई लगातार, अगर मतलब कोई व्यक्ति लगातार 7 वर्षों तक भारत के बाहर निवास करे तो उसकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? स्वतः समाप्त। मतलब अगर आप भारत के नागरिक हैं और बिना किसी ब्रेक के, मतलब लगातार कंटिन्यू आप 7 वर्षों तक भारत के बाहर रहते हैं तो अनुच्छेद 9 के तहत आपकी नागरिकता स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। ठीक है, आगे आ जाइए। 9 के बाद आगे लिखिए अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 इसमें क्या है? नागरिकता का मतलब नागरिकता मिलना और नागरिकता का परित्याग, मतलब नागरिकता की प्राप्ति और परित्याग दोनों संविधान के बनाए या किसी कानून के अंतर्गत होंगे, मतलब जो संविधि के अधीन ही होंगे। नागरिकता की प्राप्ति, नागरिकता की प्राप्ति एवं नागरिकता का परित्याग, मतलब आपको चाहे नागरिकता पानी हो या नागरिकता छोड़नी हो, दोनों ही चीज़ें विधि के अधीन होंगी। क्या होंगी? विधि के अधीन होंगी।
मतलब नागरिकता की प्राप्ति और नागरिकता का परित्याग, मतलब चाहे नागरिकता ग्रहण करना हो और चाहे नागरिकता का परित्याग करना हो, दोनों ही चीज़ें विधि के अधीन होंगी। ये बात कहता है अनुच्छेद 10। और अनुच्छेद 11 आप ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं, जिसमें आपने पढ़ा था कि नागरिकता के संबंध में संसद कानून बना सकती है और संसद ने ये कानून बनाया भी है और इस पर अभी तक कुल 6 बार संशोधन हो चुका है। तो ये तो हो गए नागरिकता के संबंध में वो प्रावधान जो अनुच्छेदों में लिखे हुए हैं। अब भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 या उसमें लिखे गए संशोधन के तहत ये प्रावधान किया गया है कि भारतीय नागरिकता का ग्रहण कैसे किया जा सकती है, भारतीय नागरिकता, और भारतीय नागरिकता का परित्याग कैसे किया जा सकता है, दोनों ही चीज़ें बताई गई हैं। तो हमारा चर्चा अब उस पर होगा। तो लिखिए भारतीय नागरिकता के ग्रहण करने के प्रावधान, नागरिकता के ग्रहण करने के प्रावधान। नागरिकता के ग्रहण करने के प्रावधान। तो यहाँ पर ये बताया जाएगा कि हमारे संविधान के अनुसार कितने प्रावधान हैं जिसके तहत हम नागरिकता को ग्रहण कर सकते हैं भारत की। ठीक है, उस पर हम चर्चा कर रहे होंगे। और हम अपनी नागरिकता अगर समाप्त करना चाहें तो वो भी कितने आधार पर कर सकते हैं, वो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे होंगे। चलिए देखते हैं पहले नागरिकता ग्रहण करने के प्रावधान। नागरिकता ग्रहण करने के प्रावधान, मतलब जो नागरिकता है उसको ग्रहण करने के कितने सारे प्रावधान हैं, उन चीज़ों पर हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। तो पहला जो हमारा प्रावधान है वो है जन्म से। पहला प्रावधान है हमारा वो है क्या, जन्म से। मतलब एक व्यक्ति, पहले समझ लीजिए फिर हम लिख लेंगे इसको एक लाइन में। एक व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ हो और जन्म के समय माता या पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक हो, उसको भारत की नागरिकता सौंप दी जाएगी जन्म से। तो कंडीशन क्या लिखना है, व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो और एक चीज होनी चाहिए क्या, माता पिता में कोई एक भारत का नागरिक हो। माता पिता में कोई एक भारत का क्या हो, नागरिक हो। ऐसी स्थिति में आपको जन्म से ही भारत की नागरिकता मिल जाएगी। दूसरा कंसर्न है आपका वंश आधार पर या वंश के आधार पर। दूसरा है वंशानुसार, मतलब वंश के आधार पर। तो पहले इसकी कंडीशन क्या होगी, जिस व्यक्ति मतलब जिसकी हम बात कर रहे हैं उस व्यक्ति का जो जन्म है, व्यक्ति का जन्म भारत के बाहर हुआ हो, भारत के बाहर हुआ हो, मतलब उसका जन्म भारत में ना हुआ हो, भारत के बाहर हुआ हो। पहली कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन क्या है, जन्म के समय माता या पिता में से कोई एक व्यक्ति भारत का क्या हो, कोई एक भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। मतलब माता या पिता में से कोई भी एक भारत का क्या हो, नागरिक हो। दूसरी कंडीशन प्लस एक चीज़ और है इसमें, क्या है, इतना होने के बाद भी काफ़ी नहीं, आपको तुरंत नागरिकता नहीं मिलेगी। क्या है, एक जन्म के 1 वर्ष के अंदर, जन्म के 1 वर्ष के अंदर भारतीय दूतावास में पंजीकरण अनिवार्य है। भारतीय दूतावास में
पंजीकरण अनिवार्य है। क्या भैया? पंजीकरण अनिवार्य है, मतलब जन्म के 1 वर्ष के अंदर अंदर भारतीय दूतावास में पंजीकरण हो जाना चाहिए। किनका? जिस भी बच्चे का जन्म हुआ है, तभी आप उस बच्चे को नागरिकता वंश के आधार पर दिला पाएंगे। अब तीसरा कंसर्न हमारा क्या है? तीसरा है हमारा पंजीकरण के माध्यम से। कैसा? पंजीकरण के माध्यम से। तो पंजीकरण में क्या है? 7 वर्ष भारत में निवास के पश्चात, भारत में निवास के पश्चात 7 वर्ष भारत में निवास के पश्चात पंजीकरण से नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। हाँ, मतलब 7 वर्ष अगर भारत में आप निवास कर ले रहे हैं तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, सबको नहीं मिलेगी। किनको किनको मिल रही है? तो पहला, भारतीय नागरिकों के अल्पवयस्क बच्चे, मतलब भारतीय नागरिक जो हैं उनके 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नागरिकता दी जा सकती है। या फिर महिलाएं, वो महिलाएं मतलब विदेशी महिलाएं का मतलब हो जाएगा वो महिलाएं जो भारत के नागरिक नहीं हैं, मतलब विदेशी हैं। महिलाएं जो भारतीय पुरुष से विवाह करने वाली हैं या कर चुकी हैं, उनको भी 7 साल भारत में निवास करने के बाद पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता हम प्रदान कर देंगे। और तीसरा है हमारा राष्ट्रमंडल देशों के सदस्य, राष्ट्रमंडल देशों के सदस्य जो भारत में किसी काम से आए हुए हैं या निवास करते हैं, वो भी 7 साल भारत में रहने के बाद पंजीकरण के माध्यम से भारत सरकार की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद एक बात समझ लीजिए कि ये तो हो गया कि भाई ये चीज़ हो जाएगी। ठीक है। राष्ट्रमंडल नहीं समझ में आ रहा तो राष्ट्रमंडल देख लो क्या है। वो राष्ट्रमंडल जो देशों का समूह है वो ऐसे देश हैं जो कभी ना कभी ब्रिटेन के गुलाम थे या ब्रिटेन के अधीन थे, उनको राष्ट्रमंडल देश कहा जाता है। ठीक है भैया, ये हो गया राष्ट्रमंडल। अब हो गया पंजीकरण। चौथा है भैया आपका देशीकरण के माध्यम से। चौथा है आपका देशीकरण में देशीकरण। देशीकरण क्या होता है? यहाँ पर 12 वर्ष कुल 12 वर्ष लिख लीजिए, 12 वर्ष जिसमें 11 वर्ष तो कुल मिला के होना चाहिए और 1 वर्ष लगातार, 1 वर्ष लगातार निवास करने के पश्चात, निवास के पश्चात नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं आप। नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं आप, मतलब टोटल 12 वर्ष आपको निवास करना पड़ेगा। वैसे तो 11 वर्ष, जैसे कि मान लीजिए आप कुछ समय के लिए भारत आ रहे हैं, पहले 2 साल रहे, फिर आप चले गए, जिस भी देश के नागरिक हैं, फिर भारत आए, फिर 1-2 साल रहे, फिर आप चले गए, तो ऐसे कुल मिलाकर के 11 वर्ष की अवधि पूरी कर चुके हों और लगातार पिछले 1 वर्ष से निवास कर रहे हों। ऐसी कंडीशन में आप गृह मंत्रालय को देशीकरण के माध्यम से पत्र लिख करके अपने डॉक्यूमेंट दे करके भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आ जाइए, पांचवा है भूमि अधिग्रहण। पांचवा है भूमि अधिग्रहण। भूमि अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण क्या भैया?
भूमि अधिग्रहण। अगर भारत सरकार के द्वारा किसी भी भूभाग को, अगर भारत सरकार के द्वारा किसी भी भूभाग को मतलब एक्वायर किया जा रहा है या उस पर अधिकार किया जा रहा है, तो उस भूभाग पर जितने भी लोग निवासी हैं या निवास कर रहे हैं उनको हम बिना किसी शर्त के भारतीय नागरिकता प्रदान कर देंगे। मतलब ऐसे लोग जो भारत मतलब किसी भूमि का हिस्सा, अगर भारत का हिस्सा बन रहा है कोई भूभाग, उस पर निवास करने वाले सभी लोगों को बिना शर्त के हम भारत की नागरिकता प्रदान कर देंगे। तो यहाँ पर भूमि अधिग्रहण में यही लिखना है, किसी भूभाग, अगर कोई भूभाग भारत का हिस्सा बने, भारत का हिस्सा बने, तब क्या होगा, उस भूभाग में रहने वाले सभी व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे। सभी व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे। ठीक है, हाँ। तो ये 5 आधार पर आप भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। पहला जन्म से, दूसरा वंश के आधार पर, तीसरा पंजीकरण, चौथा देशीकरण और पांचवा भूमि अधिग्रहण। इसके अलावा अब देख लेते हैं कि भारत में नागरिकता का परित्याग आप कितने आधार पर कर सकते हैं, वो देख लेते हैं। नागरिकता का परित्याग कैसे करेंगे? ग्रहण तो कर लिया। अच्छा, ये सारे प्रावधान अनुच्छेद में किसी नहीं लिखे हुए हैं, ये सारे प्रावधान भारत का नागरिकता अधिनियम 1955 और उसके संशोधनों में लिखा हुआ है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, किसी अनुच्छेद में ये प्रावधान नहीं लिखे गए हैं, क्योंकि अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 पर हम चर्चा कर चुके हैं। चलिए आगे आइए, अब देख ले परित्याग। नागरिकता का परित्याग कैसे किया जाएगा? नागरिकता का परित्याग कैसे किया जाएगा, ये चीज़ आपको नोटिस करनी है। तो नागरिकता का जो परित्याग होगा भैया, वो या तो आप स्वयं से, मतलब पहली कंडीशन क्या है, स्वयं से नागरिकता का क्या करिए, परित्याग करिए। स्वयं से नागरिकता का परित्याग करिए, मतलब आप स्वयं ही ये बात बोल दीजिए कि भैया हमको अपना गृह मंत्रालय को एक पत्र लिखिए अपने सभी विवरण के साथ कि मैं अपने पूरे होशो हवास में भारत की नागरिकता का परित्याग करना चाहता हूँ, और आपको भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। मतलब पहला तो एक कंडीशन हो गया कि आप स्वयं ही इस बात का वो ले लीजिए। दूसरा क्या है, सरकार द्वारा नागरिकता से आपको वंचित किया जाए, नागरिकता से वंचित किया जाए, मतलब सरकार आपको नागरिकता से क्या कर दे, वंचित कर दे। ठीक है, क्या है देखिए जरा सा, क्या है वंचित करने पर? पहला, अगर आप गलत तथ्यों से नागरिकता ग्रहण करते हैं, गलत तथ्यों से नागरिकता ग्रहण करते हैं, तब नागरिकता ग्रहण करते हैं। अगर आप गलत तथ्यों से नागरिकता ग्रहण करते हैं तब भैया आपकी नागरिकता सरकार समाप्त कर सकती है। पहली कंडीशन है ये। दूसरी कंडीशन क्या है, युद्ध के समय, युद्ध या विपदा के समय, युद्ध या विपदा के समय शत्रु देश की मदद अगर आप कर रहे हैं, शत्रु देश की मदद करने पर, तब भी आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। तीसरा क्या है भैया, अगर लगातार 7 वर्षों तक, लगातार
7 वर्षों तक भारत के बाहर निवास करने पर, भारत के बाहर निवास करने पर, मतलब तीसरी कंडीशन है, अगर आप लगातार 7 वर्षों तक भारत के बाहर निवास करते हैं तब भी आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। चौथा कारण क्या है? अगर आपने नागरिकता पंजीकरण के आधार पर ग्रहण की है या फिर देशीकरण के आधार पर ग्रहण की है, और उसके नागरिकता ग्रहण करने के बाद अगर 5 वर्ष तक, मतलब नागरिकता मान लीजिए आपने 2025 में ग्रहण की है, तो 2030 तक अगर कोई दूसरा देश, मतलब भारत को छोड़ करके कोई दूसरा देश आपको 2 वर्ष या 2 वर्ष से ज़्यादा की सज़ा दे दे, तब भी आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो क्या लिखना है भैया? अगर आपने नागरिकता कैसे प्राप्त की है? पंजीकरण या देशीकरण से। कैसे? पंजीकरण या देशीकरण से नागरिकता प्राप्त की है, नागरिकता प्राप्त की, और नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्ष के अंदर, 5 वर्ष के अंदर, 5 वर्ष के अंदर कोई देश, कोई दूसरा देश, कोई दूसरा देश 2 वर्ष या इससे ज़्यादा की सज़ा दे, मतलब अगर कोई देश आपको 2 साल या इससे ज़्यादा की सज़ा दे देगा तो भारत सरकार आपकी नागरिकता समाप्त कर देगी। अब चौथा के बाद 5वां पॉइंट है, अगर कोई भारतीय महिला विदेशी पुरुष से विवाह करती है, तो अगर कोई महिला विदेशी पुरुष से विवाह करती है तब भी उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी भारत सरकार के द्वारा। तो इतने आधार पर आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अब ये तो हो गया भारतीय नागरिकता अधिनियम, उसके साथ अनुच्छेद 5 से 11, उसके बाद नागरिकता प्राप्ति करने के प्रावधान, और उसके बाद नागरिकता की समाप्ति के प्रावधान। इसके साथ साथ और भी हैं कुछ टर्म हैं नागरिकता को लेकर के, जैसे एक टर्म है NRI, इसका फुल फॉर्म होता है नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, मतलब भारत के वो नागरिक जो भारत के नागरिक तो हैं परंतु भारत में रहते नहीं हैं, काम के सिलसिले में भारत के बाहर रहते हैं, उनको सारे अधिकार हैं, जितने अधिकार भारत के लोगों को है उतने ही अधिकार NRI को हैं। ये चीज़ आप मार्क कर लीजिएगा, मैं ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाऊंगा। फिर भी अगर आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके जानकारी पूछ सकते हैं, हम आपको वहाँ पर सारी डिटेल में जानकारी दे देंगे। NRI के बाद एक आता है OCI, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। इसमें बोला जाता है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो प्राचीन, मतलब पहले, मतलब भारतीय मूल के नागरिक कहा जाता है इनको बेसिकली, मतलब ऐसे लोग जो पहले तो नागरिक थे लेकिन वर्तमान समय में भारत के नागरिक नहीं हैं, उनको सीमित अधिकार हैं, जैसे मतदान का अधिकार नहीं है उनके पास, किसी संवैधानिक पद पर बैठने का अधिकार नहीं है, बस वो भारत आ जा सकते हैं बिना पासपोर्ट के। तो ये कंडीशन हो गए। इसके अलावा एक कंसर्न आपको और मिलेगा जिसे बोला जाएगा दोहरी नागरिकता। क्या बोला जाएगा? दोहरी नागरिकता। भारत सरकार के द्वारा कुछ लोगों को दोहरी नागरिकता दी गई है, मतलब यहाँ पर नागरिकता पूरी नहीं है, 2 देशों की नागरिकता वो एक साथ ग्रहण कर सकते हैं। देखो ये थोड़ा सा अलग प्रावधान किया गया है, क्योंकि आपने अभी एक अनुच्छेद पढ़ा जिसमें साफ साफ लिखा था कि अगर आप किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करेंगे तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, परंतु यहाँ पर
कुछ शर्तों के साथ 2 देशों की नागरिकता आपको प्रदान की गई है। जैसे अक्षय कुमार, उनके पास भारत और कनाडा दोनों की नागरिकताएं हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको 2 देशों की नागरिकता है। इसे दोहरी नागरिकता हम कह सकते हैं, लेकिन वास्तव में ये है नहीं, क्योंकि उनको सीमित अधिकार हैं। जैसे वो यहाँ पर वोट नहीं डाल सकते, संवैधानिक पद पर नहीं बैठ सकते, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं। ठीक है, ये भी हो गया आपका। एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, कौन कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को मिले हुए हैं। मतलब मूल अधिकार भाग 3 में है, इसके जस्ट बाद आएगा। लेकिन उनमें से भी कौन कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिक को मिले हुए हैं, तो वो है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 30 और अनुच्छेद 31। इतने मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिक को मिले हैं। बाकी मूल अधिकार सभी को प्राप्त हैं, चाहे वो भारत का नागरिक हो और चाहे वो भारत का नागरिक ना हो। तो ठीक है, ये आपका जो दूसरा टॉपिक है नागरिकता, वो समाप्त हो गया है। आशा करते हैं ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी और ये एग्ज़ाम के लिए आपके महत्वपूर्ण साबित होंगी। फिर भी अगर आपको कोई समस्या या डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स में हमें लिख करके अपना डाउट पूछ सकते हैं या कोई जानकारी साझा करते हैं। और इसके बाद जो आपकी अगली क्लास होगी वो भाग 3 मूल अधिकार के संबंध में होगी। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।